अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो टेस्टिंग की है डेट वाज बेस्ड ऑन जी डिस्ट्रीब्यूशन और जी स्कोर। इसको टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं। 2x2 का हम टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम सिग्मा की वैल्यू ले लेते हैं, सिग्मा नॉन, और एक तरफ हम कह देते हैं सिग्मा अननोन। दूसरी तरफ सैंपल साइज लार्ज और सैंपल साइज स्मॉल। अच्छा, जब सैंपल साइज लार्ज है और सिग्मा नॉन है तो इस केस में क्या यूज हो रहा है? जी डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल साइज लार्ज है, सिग्मा अननोन है, तो बाय यूजिंग द सेंटर लिमिट थ्योरम जिसमें सैंपल साइज लार्ज हो तो वी कैन यूज जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैंपल साइज स्मॉल है लेकिन सिग्मा हमारे पास नॉन है, इस केस में भी हम यूज करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फोर्थ केस बच गया हमारे पास। ये क्या है? सैंपल साइज स्मॉल है, सिग्मा भी अननोन है। जब ये वाला केस हमारे पास होगा तो देन वी विल यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। Sometimes sample sizes are small and often we do not know the variance या standard deviation of the population. When either of these problems occur, statisticians rely on t distribution. इस केस में हम यूज करते हैं t distribution, which is also called a student's t distribution, which is a probability distribution that is used to estimate the population parameter by using the statistics t. अब t किसके इक्वल होता है? x बार माइनस म्यू स्मॉल s डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। x बार हमारे पास क्या है? डेट इज सैंपल मीन। म्यू क्या है? डेट इज पॉपुलेशन मीन। s क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एंड n इज द सैंपल साइज। जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो आप को डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी जरूरत होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यूजिंग द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ आवर सैंपल साइज इज n तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n-1 फॉर अ सिंगल सैंपल। फॉर इंस्टेंट अ सैंपल साइज हम लेते हैं 22 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ जाएगा? 21। डेट इज n हमारे पास 22 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम न्यू से लिखते हैं, न्यू विच इज लाइक v, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, विच इज इक्वल टू n-1। तो ये आ जाएगा 22 - 1 इक्वल टू 21। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये स्टैटिस्टिकल टेबल है फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके थ्रू हम टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका भी आइडिया आपको पहले से है जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिक अबाउट t इक्वल टू 0। और इसकी रेंज क्या होती है? ranging from -infinity to +infinity. The mean of the t distribution is equal to, that is mu equal to 0 when nu, that is degree of freedom greater than n equal to 2. nu की हर वो वैल्यू जो कि 2 या 2 से ज्यादा है उसके लिए मीन जो है हमारे पास 0 होगा, लेकिन अगर 2 से कम हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इट विल अनडिफाइंड। ये तो मीन आ गया। और इसका वेरिएंस किसके इक्वल है? वेरिएंस इज इक्वल टू विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाय न्यू -2। और कौन सी वैल्यू के लिए? फॉर न्यू ग्रेटर देन 2 से ज्यादा वैल्यूज होंगी उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, और इससे कम अगर वैल्यू होगी तो इट विल नॉट एग्जिस्ट।
not exist for nu less than and equal to 2. The T distribution is unimodal with a bell-shaped distribution. Unimodal यानी कि इसका एक ही मोड हमारे पास होगा. The T distribution is flatter than the standard normal distribution. Which means T distribution is more spread out in the tails. यानी कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है तो T डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेट विल बी फ्लैटर इन द टेल्स. इसकी टेल्स जो है वो लॉन्ग टेल्स होंगी हमारे पास. द शेप ऑफ द T distribution changes as the degree of freedom changes. Means that there is a different T distribution for each number of degree of freedom. The T distribution approaches the standard normal distribution. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसमें मीन 0 और वेरिएंस 1 हो. As the degree of freedom increases. जो जो डिग्री फ्रीडम बढ़ती जाएगी टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच करता जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन is that it is independent of the unknown population standard deviation, that is sigma. यानी सिग्मा से ये इंडिपेंडेंट होता है. तो इस केस में we can apply testing of hypothesis about mean of a population irrespective of what the standard deviation may be. Assumptions of T distribution. अब T distribution के लिए हम क्या assume करते हैं? पहला तो ये है कि जो सैंपल ड्रॉ किया गया है that should be randomly ड्रॉ होना चाहिए. The population from which sample is drawn that should be normal. सैंपल जौन सी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए. However, it has shown that slight departure from normality do not seriously affect the test. In case of two small samples, both samples are selected randomly. अगर आप दो सैंपल ले रहे हैं कि दोनों के दोनों सैंपल रैंडमली सिलेक्ट होने चाहिए. बोथ पॉपुलेशन जो है वो दोनों जहां से सैंपल ड्रॉ किए हैं वो दोनों की दोनों नॉर्मल होनी चाहिए और दोनों पॉपुलेशन जहां से सैंपल ड्रॉ किया गया उनके वेरिएंसेस इक्वल होने चाहिए. These are the assumptions of T distribution. Small sample test about mean. अब मीन की टेस्टिंग के लिए there are 4 cases for the small samples. केस नंबर 1 में हम टेस्ट करेंगे about mean of a normal population when sigma is known and n less than 30. केस नंबर 2 में hypothesis testing about difference of means of two normal population for sigma 1 and sigma 2. यानी दोनों की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम ये assume करेंगे इक्वल है. और थर्ड केस में टेस्टिंग हाइपोथेसिस that is also about the difference of mean of two normal population when sigma 1 is not equal to sigma 2. दोनों पॉपुलेशन जहां से सैंपल ड्रॉ किया गया अगर उनके वेरिएंसेस जब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल नहीं है उस केस में किस तरह टेस्टिंग होगी? द टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस. ये जो 3 केसेस हैं ये तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे. लेकिन अगर हमारे जो पास 2 सैंपल्स हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों तो उस केस में किस तरीके से टेस्टिंग की जाएगी? Testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is known and n is less than 30. इस केस के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? पहले स्टेप में हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे. दूसरे में अल्फा की वैल्यू. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी हैव सिग्मा अननोन
and n is less than 30. In this case, we will use t statistic, which is equals to x bar minus mu divided by s over n square root under h naught, which follows the student's t distribution with n minus 1 degree of freedom. नंबर 4, आप क्रिटिकल रीजन ले लें या कंप्यूटेशन ले लें. क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे और जो कि डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर. देयर आर 3 पॉसिबल केसेस. अगर आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, उस केस में क्रिटिकल रीजन होगा अल्फा बाय 2 n minus 1 degree of freedom. And if alternative hypothesis is greater than mu naught, then t will be in the direction of alternative hypothesis, which is greater than form t alpha n minus 1. C case, if mu is less than mu naught is some specific value, then t will be less than minus t alpha n minus 1. फिफ्थ में कंप्यूटेशन कर लें, इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं. 6 में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. आइए इस केस की 1-2 एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. A sample of 12 jars of a peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounces net weight. The individual weights in ounces are 8.2, 8.6, 7.6 up to 7.5. हमारे पास 12 जार हैं और ऑन द एवरेज ये अज्यूम किया गया कि हर जार का जो वेट है वो 8 ounces है और ये 12 जार्स के अलग अलग वेट गिवन है. हमने टेस्ट करना है whether these values are consistent with the population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed. फर्स्ट केस में उसी तरीके से we will state null and alternative hypothesis. एज नोट हम अज्यूम करते हैं कि जार का वेट जो है ऑन द एवरेज कितना है 8 ounces और इसका ऑल्टरनेटिव हम बना लेते हैं कि ये 8 ounces नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू 8 ounces. सेकेंड हम अल्फा लेंगे 0.05. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड, दैट इज t इक्वल टू x बार माइनस म्यू s n square root under h naught, which has student's t distribution with n minus 1 degree of freedom. फोर्थ में हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं. अब देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में किस किस चीज की हमें जरूरत है. x बार चाहिए, म्यू तो ऑलरेडी गिवन है 8 और हमें क्या चाहिए स्मॉल s, वेयर x बार इज इक्वल टू समेशन x i ओवर n और स्मॉल s इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 समेशन x i माइनस x बार होल स्क्वायर. या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर फर्दर इसको एक्सपेंड किया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ये दो जो है वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है जो सैंपल हमको गिवन है. x i हमारे पास गिवन है 8.2, 7.5 एंड सो ऑन अप टू 7.5. और इसका सम किया जाए डेट विल बी इक्वल टू 91.7. इसी तरीके से x स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका सम किया तो आ गया 701.61. x बार क्या था हमारे पास, किसके इक्वल था समेशन x i ओवर n. समेशन x हमारे पास कितना है 91.7 और n कितना है 12. इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास मीन आ गया 7.64. इसी तरीके से s स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल था 1 ओवर n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1. समेशन x स्क्वायर की जगह क्या आ गया 701.61 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. समेशन x 91.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n दैट इज 12. ये s स्क्वायर आ गया एंड वी आर रिक्वायर्ड s. So by taking the square root of this value 0.0,
79018 वी हैव 0.28। एस आ गया हमारे पास कितना 0.28, दिस इज एस, और ये वैल्यू हमें चाहिए थी। इसको हम टी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स बार आ गया 7.64 माइनस म्यू हमारे पास क्या था म्यू नोट 8 स्मॉल एस 0.28 डिवाइडेड बाय एन विच इज 12 एन स्क्वायर रूट, और ये सोल्व किया तो आ गया -4.45। ये हमारे पास टी वैल्यू आ गई, टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। और क्रिटिकल रीजन चूंकि हमारे पास ये टू टेल्ड है तो ये बनेगा t ग्रेटर देन n इक्वल टू t अल्फा बाय 2 n माइनस 1। t अल्फा बाय 2 अल्फा कितना था 0.05, 0.05 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.025। n कितना था 12, 12 माइनस 1 होके ये आ गया 11। अब 0.025 को हम 11 में देखेंगे इन द टेबल ऑफ t। अब 0.025 जो है डेट इज एंड 11, इसके नीचे हम देखेंगे 11 को, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2.20, 2.20। इसका मतलब है 2.20 एक दफा नेगेटिव आ जाएगी, एक दफा पॉजिटिव आ जाएगी, -2.20 प्लस 2.20। अब ये देखिए टी स्टैटिस्टिक जो वैल्यू है -4.45 वो यहाँ कहीं आगे जाके लाई करेगी, मींस क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। सो हम कंक्लूड कर लेंगे that the given values are not consistent with the population mean. Population mean that was 8 ounces. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। A random sample of 16 values from a normal population showed a mean of 41.5 inches and sum of square deviations from this mean equal to 135 inches. Show that the assumption of a mean of 43.5 inches for the population is not reasonable. एग्जाम्पल लिया गया 16 वैल्यूज के साथ, यानी कि डेट इज n, और मीन उसका क्या है x बार 41.5 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस मीन, यानी कि ये जो चीज है ये किसके इक्वल है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है 135। हमने क्या शो करना है कि जो हमने मीन अज्यूम किया है म्यू, ये जो है हमारे पास म्यू हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन 43.5 इंचेस है, डेट इज रीजनेबल और नॉट, ये चीज हमने टेस्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से वी विल स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नोट में हम ले लेते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 43.5 which mean it is reasonable mean for the given population. H naught इसका alternative होगा, that is not equal to 43.5 which states it is not reasonable. Second में alpha, alpha define करेंगे that is 0.05. Third step में test statistic that is equal to x bar minus mu n square root under H naught which has a student's tree distribution with n-1 degree of freedom. फोर्थ में हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। x बार तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है डेट इज 41.5 और क्या गिवन था हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विच वाज इक्वल टू 135 एंड s इज इक्वल टू ए स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये आ गया 135 और n हमारे पास कितना है 16 माइनस 1 डेट इज 15। इसको फर्दर सॉल्व किया तो डेट इज इक्वल टू 9 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो डेट इज इक्वल टू 3, यानी s हमारे पास कितना आ गया 3। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t स्टैटिस्टिक्स में और ये आ जाएगा and finally it is equal to -2.67। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेंगे। अगेन इट इज टू टेल टेस्ट, तो t इज इक्वल टू
n minus 1 where this is 0.025 again and n हमारे पास कितना 16 माइनस किया 1 ये आ गया 15 0.025 को 15 में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई ये आ गया 0.025 इसको 15 में देखा तो दिस इज इक्वल टू 2.13 अब देखते हैं कि इसमें हमारा टी स्टैटिस्टिक्स फॉल करता है कि नहीं करता 2.67 जो है माइनस 2.67 जहां कहीं आगे जाके फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है सो वी कैन कंक्लूड एज t which is equal to minus 2.67 falls in the critical region so we reject H naught तो H naught रिजेक्ट करने का क्या मतलब है there is evidence to indicate that the assumption of mean which is 43.5 inches for the population is not reasonable. Case number 2. Testing hypothesis about difference of means of two normal population when sigma 1 is equal to sigma 2. केस नंबर 1 में हमने सिंगल पॉपुलेशन को डील किया है. अब अगर हमारे पास दो सैंपल हैं जो ड्रॉ किए गए हैं टू नॉर्मल पॉपुलेशन से और उन दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन में उनके वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हैं तो उस केस में हम किस तरह टेस्टिंग करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली वी हैव टू स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सेकेंड में चूज अल्फा. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक which will be equal to under H naught which has a t distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom. Number for computation. Number 5 critical region which is dependent on alternative hypothesis if H1 is equal to mu1 minus mu2 or mu1 equal to mu2. So in this case critical region would be two-tailed and if इसको B केस कह लें mu1 is less than mu2 तो इस केस में हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा T अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2 और थर्ड केस क्या है H1 के mu1 जो है ग्रेटर देन इसके साथ माइनस की वैल्यू आएगी माइनस जब लेस देन की वैल्यू होगी तो यहाँ t वैल्यू जो हमारे पास आएगी डेट वुड बी इन माइनस t1 ग्रेटर देन t2 या mu1 माइनस mu2 ग्रेटर देन 0 दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. इस केस में ये वैल्यू होगी t अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2 और 6 में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम. So these are the steps which we have to follow in testing about difference of mean of two normal population when sigma 1 equal to sigma 2. आइए एग्जाम्पल करते हैं इस केस की. The heights of 6 randomly selected sailors are in inches 63, 65, 68, 69, 71 and 72. Those of 10 randomly selected soldiers और soldiers की हाइट कितनी है 61, 62 अप टू 73. दो सैंपल ड्रॉ किए गए हैं दो पॉपुलेशन से. एक का सैंपल साइज 6 है दैट इज n1 इक्वल टू 6 और दूसरे का सैंपल साइज क्या है n2 इक्वल टू 10. पहले ग्रुप में सेलर्स की हाइट गिवन है दूसरे ग्रुप में सोल्जर्स की हाइट गिवन है. डिस्कस इन द लाइट ऑफ दीज डेटा दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स. हमने टेस्ट करना है कि सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज taller than sailors. Assume that the heights are normally distributed. आइए हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं. सोल्जर्स जो हैं that belong to the second sample. So mean 2 जो है greater than mu1 ये इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा. mu2 जो है वो सोल्जर्स की मीन हाइट है और mu1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेलर्स की मीन हाइट को. So that would be
और ये इसका ऑपोजिट होगा, लेस देन इक्वल कर लें या इक्वल भी आप लिख सकते हैं। सेकंड में उसी तरीके से अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0.05। थर्ड में हम टी स्टैटिस्टिक अपना स्टेट कर लेंगे, डेट वुड बी मीन 2 माइनस मीन 1, और हमें पता है कि एस पी किसके इक्वल होता है, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड आउट किया था स्मॉल सैंपल्स के लिए अबाउट मीन, तो उसमें एस पी निकालना आपको बताया गया था। डेट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2, डेट इज पूल्ड वेरियंस। ये हो गया समेशन, सॉरी ये x है, प्लस समेशन x2 माइनस, इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, प्लस है दरमियान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर H नोट which has student tree distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom। फोर्थ में हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। x1 हमारे पास क्या है, 63, 65, 68, 69, 71, 72, तो ये आ गया हमारे पास 408। x1 माइनस एक्स बार स्केयर हमने निकाल लिया, तो ये आ गया 25, 9, 0, 1, 9, 16, तो ये हो गया 60। इसी तरीके से सेकंड सैंपल जो कि सोल्जर्स की हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई, x2 61, 62, 65 एंड सो ऑन 73, तो ये आ गया 678 समेशन x2। और इसी तरीके से x2 माइनस मेन 2, ये चीज आ गई हमारे पास 46.24, 33.64, 7.84 एंड सो ऑन 27.04, तो ये आ गई 153.60। मीन 1 निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू समेशन x1 n1 जो कि हमारे पास सेलर्स की हाइट है, डेट इज 408, ये कितने थे n 6, 68। इसी तरीके से मीन 2 आ गया, समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 67.8 इंचेस। SP स्केयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 60 और ये क्या आई थी 153.60, ये आ गया 6 प्लस 10 माइनस 2, 21360, 14 विच इज इक्वल टू 15.257। ये तो SP स्केयर आ गया, हमें चाहिए SP विच इज इक्वल टू 15.257 का अगर हम स्केयर रूट ले लें, दिस इज इक्वल टू 3.906। अब हम T की वैल्यू या T स्टैटिस्टिक उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द अबव वैल्यूज, तो देन इट विल बिकम 68 माइनस 67.8, 3.906, 1/6 plus 1/10 which is equal to minus 0.2, 3.906 into 0.516 is equal to minus 0.099। तो ये आ गई T की वैल्यू हमारे पास। फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये वन टेल है और इन द ग्रेटर फॉर्म तो इट वुड बी T.05। अल्फा की वैल्यू आ गई n1 प्लस n2 माइनस 2, 0.05 को 14 में देखा तो आ गया 1.76, ये 1.76 हम कहते हैं कि यहाँ आगे करके सारा क्रिटिकल रीजन है। यहाँ हमारे पास T स्कोर है और हमारे पास कैलकुलेटेड T की वैल्यू क्या थी -0.099।
वो यहाँ कहीं करके इधर यहाँ कहीं करके फॉल करती है, मीन्स एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है. देन वी कैन से since t which is equal to minus 0.099 in the critical region, so we not reject H naught and conclude difference in the mean heights is not sufficient to demonstrate that the soldiers are on the average taller than sailors. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. A group of 12 children are found to have the following intelligence quotients. उनका IQ लेवल गिवन है, that is 112, 109 up to 128. और सेकेंड ग्रुप में 10 children is tested and their IQ level is 117, 110, 106, 109 up to 108. Is this group significantly different from the first group? फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट कर लेंगे. नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों ग्रुप की इंटेलिजेंस में ऑन द एवरेज कोई डिफरेंस नहीं है, और इसमें हम कह देते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मींस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन both of groups IQ level. अल्फा ले लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 plus n2 minus 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं. टेबल में ये वैल्यू देखी तो विच इज इक्वल टू 2.086, यानी कि ये इसका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा. एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में. कैलकुलेशन कर लेते हैं. x1 फर्स्ट ग्रुप की जो IQ लेवल हमारे पास गिवन है 112, 109, 125 अप टू 128. समेशन ऑफ x1 आ गया 1422. इसी तरीके से x2 सेकेंड ग्रुप का IQ लेवल ले लिया 117, 110, 106 एंड सो ऑन. तो ये आ गया 1103. यहाँ n1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप का 12 और सेकेंड ग्रुप का सैंपल साइज है 10. इसी तरीके से x1 का स्केयर ले लिया, 112 का स्केयर लिया, 109 का स्केयर लिया, 125 का स्केयर ले लिया. इनको समअप किया तो ये वैल्यू आ जाती है 169350. इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप का स्केयर ले लिया, 117 का स्केयर लिया, 110 का स्केयर लिया, 106 का स्केयर ले लिया एंड सो ऑन. जब सारी वैल्यू को स्केयर लेकर उनको एडअप किया तो ये आ जाएगा 121879. मीन 1 फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया 118.5. इसी तरीके से x2 समेशन x2 n2 ये आ गया 1103. 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 110.3. ये दोनों सैंपल के मीन कैलकुलेट कर लिए. अब वेरिएंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं. n1 माइनस समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1. इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको फाइनली सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 76.64. इसी तरीके से s2 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है डेट इज 26.23. अब हम sp फाइंड आउट कर लेते हैं. डेट इज n1 प्लस n2 माइनस 2. इसका एक फार्मूला ये भी होता है s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस s2 स्क्वायर. इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया 53.9555.
हमें चाहिए SP, तो 53.955 का स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड विच इज इक्वल टू 7.35। ये SP आ गया। अब सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, इनको टी स्टैटिस्टिक में सब्स्टिट्यूट करके टी स्टैटिस्टिक हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये टी की वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में 2.61 फॉल करती है कि नहीं करती है, ये देखते हैं। 2.61 हमारे पास आता है, वो यहाँ कहीं आगे जाके फॉल करता है क्रिटिकल रीजन में, यानी टी की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है। सो वी कंक्लूड एज 2.61 falls in critical region, so we reject H naught, which conclude second group IQ level significantly differ from the first group। आइए देखते हैं केस नंबर 3, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। अब सारे स्टेप इसमें वही है जो केस नंबर 2 में हमने फॉलो किए हैं, लेकिन यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक्स ये होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। आइए इसकी एक एग्जांपल करते हैं। गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 is equal to 9 and n2 16 from the two independent normal population with mean 2 is 60 and mean 1 is 75. S1 13.61, standard deviation for the second sample is equal to 11.05. Test the hypothesis at the 0.0 level of significance that mu1 is equal to mu2. उसका alternative क्या है कि mu1 greater than mu2. Assume the populations have unequal variances. Unequal variances के लिए टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? पहले स्टेप में बिल्कुल इसी तरह हाइपोथेसिस स्टेट कर लेंगे जो कि गिवन है, सेकंड में अल्फा 0.05, थर्ड में टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट इक्वल, व्हिच हैज अप्रॉक्सिमेटिव टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये होल स्क्वायर है, n2 - 1 n1 - 1। पीछे जो हमने स्टेप फॉलो किए थे उसमें भी ये होल स्क्वायर था, दिस इज होल स्क्वायर। इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, ये जो है इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज होल स्क्वायर। फोर्थ में कंप्यूटेशन, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, मीन 1 इज इक्वल टू 75 और मीन 2 हमारे पास क्या है 60। इसी तरीके से n1 हमारे पास क्या था 9 और n2 16। S1 भी गिवन था हमारे पास 13.61 और S2 11.05। अब ये वैल्यू टी स्टैटिस्टिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 75 - 60 13.61 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11.05 होल स्क्वायर 16। तो टी की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी 2.82 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 13.61 होल स्क्वायर 9 प्लस 11.05 होल स्क्वायर 16 और इसका टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.61 स्क्वायर 9 का पूरी टर्म का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n1 - 1, तो ये 8 आ गया। इसी तरीके से 11.05 इसको फाइनली सॉल्व किया तो ये आ गया 795.96 56.83 विच इज इक्वल टू 14, जो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब क्रिटिकल रीजन हम डिफाइन कर सकते हैं, टी अल्फा न्यू, तो ये आ गया अल्फा 0.05 है, ऑल्टरनेटिव चूंकि ग्रेटर की डायरेक्शन में तो ये ग्रेटर में आएगा, ये आ गया 14। 0.05 को 14 में देखा तो विच इज इक्वल टू 1.76। 6 में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं,
और टी स्टैटिस्टिक की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी 2.82। और 2.82 जो है वो फॉल करता है कि नहीं करता क्रिटिकल रीजन में, आइए देखते हैं। टू 2.82 आगे कहीं करके क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, मींस एस टी डैश विच इज इक्वल टू 2.82 falls in the critical region, so we reject H naught। अभी तक जो हमने टेस्टिंग की है अबाउट 2 मीन्स वी हैव यूज इंडिपेंडेंट सैंपल्स, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बल्कि दे आर डिपेंडेंट। इन दिस सिचुएशन ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं डेट आर इन पेयर्ड फॉर्म विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनको आप पेयर्ड ऑब्जर्वेशन या मैच्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, it occurs either naturally or by design। Suppose 20 students are given coaching in the subject statistics for 3 months and their scores are recorded before and after the coaching in this subject। अब कोचिंग से पहले स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर और कोचिंग के बाद स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर जो हमें ऑब्टेन्ड होगा, इट विल कंस्टिट्यूट नेचुरल पेयरिंग। ये जो मेजरमेंट आएगी हमारे पास स्कोर की कोचिंग देने से पहले, स्टूडेंट के टेस्ट में कितने स्कोर थे, कोचिंग लेने के बाद स्टूडेंट का टेस्ट में क्या स्कोर आया है, ये जो ऑब्जर्वेशन ये जो मेजरमेंट्स हमारे पास आएंगी, इट विल कंस्टिट्यूट नेचुरल पेयरिंग। ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो पेयर्ड टू एलिमिनेट इफेक्ट्स इन विच देयर इज नो इंटरेस्ट, मींस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को एलिमिनेट करके जो पेयरिंग की जाती है उस पेयरिंग को हम पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं। सपोज हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक फर्टिलाइजर है, इसकी 2 टाइप्स हैं ए एंड बी। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी बेहतर है। इन दोनों टाइप्स को नंबर ऑफ प्लॉट्स पे अप्लाई किया जाएगा एंड द रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड। अगर ये रिजल्ट आता है कि बोथ टाइप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये डिफरेंस जो है वो बीज की क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है या डिफरेंट वेदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। द रियल डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द प्लॉट्स आर पेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सेम टाइप्स ऑफ soil and same weather conditions, and for this purpose we eliminate the undesirable sources of variations to take the paired observation, and this pairing is done by design। और अगर हम ये अनडिजायरेबल वेरिएशन जो है, ये वेदर कंडीशन जो डिफरेंट है, इसको एलिमिनेट कर दें, एक जैसी वेदर कंडीशंस कर दें, जो बीज डिफरेंट किस्म का बोया गया है प्लॉट्स में, अगर वो एक जैसा कर दें, एक जैसी क्वालिटी का दोनों प्लॉट्स पे अप्लाई किया जाए, तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आएंगी इसको हम कहेंगे पेयरिंग बाय डिजाइन। अब अगर हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की टेस्टिंग करनी हो तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? पहला स्टेप तो उसी तरीके से स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास होगा, इसको म्यू डी डी जो है वो डिफाइन कर रहा है डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल्स, मीन 1 माइनस मीन 2। हम कहते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों में सैंपल्स में डिफरेंस है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डी बार एस टी n square root under h naught with n minus 1 degree of freedom। फोर्थ में आप क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेंगे जो कि डिपेंड करेगा h 1 पर। फिफ्थ में कंप्यूटेशन कर लेंगे और सिक्स में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। The weights of 4 persons before they stopped smoking and 5 weeks after they stopped smoking are as follows।
use the t-test for paired observation to test the hypothesis at the 0.05 level of significance that giving up smoking has no effect on person's weight. ये 4 लोगों के वेट्स लिए गए हैं। स्मोकिंग गिव अप करने से पहले उनके वेट्स ये थे, 5 वीक तक उन्होंने स्मोकिंग नहीं की, उसके बाद उनके वेट्स रिकॉर्ड किए गए तो उनके ये वेट्स हैं। अब हमने टेस्ट करना है दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन्स वेट। आइए हाइपोथेसिस बनाते हैं। म्यू डी इक्वल टू हम कर लेते हैं 0। इसका मतलब है कि स्मोकिंग तर्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया वेट्स में। और ऑल्टरनेटिव क्या होगा जी, नॉट इक्वल टू 0, इनके डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है, यानी कोई ना कोई फर्क तो पड़ा है। तो ये हो जाएगा हैज इफेक्ट, कोई ना कोई फर्क तो पड़ा है पर्सन्स के वेट्स पर। सेकेंडली अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर ली, अल्फा हमारे पास कितना है 0.05। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट इज टी डी बार एस टी एन स्क्वायर रूट अंडर एच नॉट विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ में कैलकुलेशंस कर लेते हैं या क्रिटिकल रीजन, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। पर्सन्स हमारे पास कितने हैं 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, वेट बिफोर स्मोकिंग गिव अप करने से पहले उनका वेट क्या था, इसको हम x1 कह लेते हैं। 148 176 153 116 और ये आ गया वेट आफ्टर गिव अप करने के बाद, स्मोकिंग गिव अप करने के बाद जो वेट है वो रिकॉर्ड क्या हुआ, उसको x2 से डिनोट कर लेते हैं। दैट इज 154 176 151 121। अच्छा, जब d हम निकाल लेते हैं x2 में से माइनस करके x1, तो d हमारे पास आ जाता है 6 0 -2 और 5, और हम ले लेते हैं d का स्क्वायर। d का स्क्वायर किया तो ये आ गया 36 0 4 25। इनका सम कर लेते हैं, ये आ गया 9 और ये आ गया 65। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, डी बार किसके इक्वल है, समेशन डी ओवर एन। समेशन डी हमारे पास क्या आया था 9 और टोटल वैल्यूज कितनी है 4, तो ये डी बार आ गया 2.25। और हमने निकालना है एस टी, दैट इज n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, n-1 4 -1 होके 3 आ गया। समेशन डी स्क्वायर है 65, समेशन डी है 9 का स्क्वायर और n हमारे पास कितना है 4। इसको सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू 65 माइनस 20.25 और ये हमारे पास एस डी स्क्वायर है। एस डी स्क्वायर फाइनली हमारे पास आ गया 14.9167। हमें चाहिए एस डी, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 14.9167, तो ये आ गया 3.862। इन सारी वैल्यूज को हम टी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी डी बार 2.25 डिवाइडेड बाय 3.862 एन स्क्वायर रूट, एन क्या था 4, तो ये आ गया 4.50 डिवाइडेड बाय 3.862 1.17। ये टी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गया। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। 2 टेल टेस्ट है तो ये आएगा टी अल्फा बाय 2 n-1, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.025 को
को 3 में देखा तो टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 3.18। अब देखते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स हमारा फॉल करता है कि नहीं करता। तो 3 पॉइंट हम कहते हैं कि यहां कहीं करके फॉल करता है। एक दफा नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब ये 1.17 तो यहाँ पीछे करके कहीं लाई करेगा, क्योंकि इससे आगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब है ये किस में लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में, रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रहा। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं एज टी वैल्यू दैट इज टी स्टैटिस्टिक 1.17 does not fall in the critical region, so we cannot reject H naught, and this experiment does not provide sufficient evidence to conclude that giving up smoking has no effect on person's weight.